नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज हम लोग कर रहे हैं। राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले राजस्थान का सियासी आसमान का पारा फिर से चढ़ने लगा है। राजस्थान में परंपरा है कि पिछले 30 सालों से एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती है। कांग्रेस 2018 से 23 तक का शासन कर चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी इस उत्साह में है कि इस बार उनका टर्न है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यहां पर तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी एंट्री कर चुकी है। केजरीवाल की पार्टी राजस्थान में कितनी जगह बना पाएगी, किसका खेल बनाएगी, किसका खेल बिगाड़ेगी, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन हम लोग जो 2023 विधानसभा चुनाव को कवरेज कर रहे हैं, इसी सिलसिले में आज हमारा कारवा पहुंचा है राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट उदयपुर शहर में। उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया यहाँ से विधायक थे। उनके जाने से यह सीट खाली हो चुकी है। राजस्थान में इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला होते आया है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के यहाँ आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। आज हमारे साथ हैं राजस्थान मेडिकल विंग के प्रदेशाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता राजीव जी पंड्या साहब। पंड्या साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। राजीव जी एक शायर हैं, एक सिंगर हैं, दिलचस्प खुश मिजाज इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियों की ब्रांडिंग को प्रमोट करते हैं, उनको चलाते हैं। फिर उन्हें राजनीति में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, बचपन से ही छात्र जीवन संघर्ष भरा रहा और राष्ट्र के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी जी। और जैसे ही आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, आंदोलन के बाद जन्मी इस पार्टी के विचारधारा को हमने देखा, माननीय अरविंद जी केजरीवाल की विचारधारा को हमने पढ़ा, तो हमें लगा कि यह एक ऐसी पार्टी है जो देश में परिवर्तन ला सकती है, जो नए राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, नए भारत का निर्माण कर सकती है। और अरविंद जी केजरीवाल जी की विचारधारा को देख करके ये लगा कि जिस व्यक्ति को राजनीति से बदबू आती थी, वो व्यक्ति भी इस पार्टी में जुड़ने हेतु मजबूर हुआ। उसे भी लगा कि एक परिवर्तन लाया जा सकता है और उसी परिवर्तन को देखते हुए और उसी सपने को साकार करने के लिए, उसी सपने को आकार देने के लिए इस पार्टी से जुड़ना मुनासिब समझा। पंड्या साहब, आपने राजनीति में आने और सेवा करने की बात कही, तो फिर आपकी ये राजनीति में आने की जो रुचि वो कैसे पैदा हुई, एक तो आप ये बताएं। दूसरा ये कि सर, आम आदमी पार्टी आपने चुनी, आम आदमी पार्टी की राह तो राजस्थान में तो कम से कम संघर्ष वाली है, क्योंकि अभी न तो संगठन है न लीडर है। दूसरा ये कि आप तो स्टेब्लिश पार्टियों में अगर जाते, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शास्त्री जी के दोस्त भी आप रहे, अच्छे संबंध भी आपके थे, फिर आपको आम आदमी पार्टी क्यों चुननी पड़ी? देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो बदले की भावना से नहीं, लेकिन बदलाव की भावना से काम करने वाली पार्टी बनी जी। जिस पार्टी ने ढंग की राजनीति करना सिखाया, ना कि ढोंग की राजनीति जी। जो पार्टी पोषण की राजनीति करती है, ना कि शोषण की राजनीति। और आज तक जितनी भी पार्टियां मैंने देखी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। लेकिन जब हमने केजरीवाल जी की विचारधारा से अवगत हुए और हमने उनको सुना, तो हमें लगा कि निश्चित रूप से देश के निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए निश्चित रूप से ही यह पार्टी ज्वाइन की जा सकती है। और सर, राजनीति में सेवा की आप बात कर रहे हो, अच्छे संयोजक जो हैं आपके नेता, वो भी मंचों से इस बात पर बड़ा फोकस डालते कि कट्टर ईमानदार पार्टी। फिर दो मंत्री जेल में क्यों हैं? जेल में भी हैं, उनको कोर्ट से जमानत भी नहीं मिल रही, और आखिर इतने बड़े घोटालों का आरोप उनके ऊपर है। एक मंत्री पे था, दूसरे में था, पंजाब में सरकार बनी तो वहाँ का मंत्री भी आपने हटाया, जेल गया। तो सर, भ्रष्टाचार वाली बात पे तो फिर जनता के साथ तो वही हुआ ना कि सर, भले किसी भी पार्टी का हो नेता, तो भ्रष्ट निकलेगा ही निकलेगा। इस देश में एक पार्टी ऐसी बता दो जिसने स्वयं ने अपने मंत्री को बर्खास्त किया हो जी। आम आदमी पार्टी केवल अकेली ऐसी पार्टी है जिसने स्वयं ने अपने मंत्री को एक दिन में पद से बर्खास्त किया और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जी। क्या आप नहीं समझते कि बीजेपी और कांग्रेस के पास में ऐसे नेता होंगे जी? हजारों की तादाद में नेता भरे पड़े हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस कट्टर ईमानदारी को लेकर के चलती है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता जी। और जहाँ तक कि सत्येंद्र जी और मनीष जी का सवाल है, उनको भी जानबूझकर कोर्ट में धकेला जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि देश की राजनीति में अगर कोई राजनीतिक विक्षोभ पैदा करने वाली पार्टी है तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी है। और अगर इन दोनों शीर्ष के नेताओं को जेल में रखा जाए तो ये पार्टी अनेक अन्य राज्यों में अपने पांव जल्दी से नहीं पसार सकती है। और यही एक कारण है जिसके कारण इन दोनों नेताओं को, शीर्ष के नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। सर, कोर्ट में आप लोग गए, स्टैंड ही नहीं कर पाए। अगर उनके ऊपर आरोप झूठे होते हैं, जिस प्रकार का आरोप आप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के अंदर उनको बंद कर रही है, तो कोर्ट जुडिशरी तो सर बिल्कुल फ्रीडम है ना, वो वहाँ से जमानत मिलती है उनको,
कोर्ट ने उन पर जमानत नहीं की, जांच में केजरीवाल तक जी का नाम आ रहा है, उनसे पूछताछ के लिए सीबीआई ने समन किया है। सर कुछ तो वजन है केस में। सब कुछ गड़बड़ है जी। देश की जितनी भी सरकारी मशीनरी है उन सारी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है जी। देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं जी। और सीबीआई ईडी इन सारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जेल की सलाखों के पीछे रखने का इनको जानबूझ के काम किया जा रहा है। हम इनसे बार बार पूछ रहे हैं कि इनके आरोप क्या है और उन आरोपों को सिद्ध करके दिखाओ। अभी तक किसी भी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। जी। जानबूझ करके हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पे एक आरोप और लगता है कि जैसे आपके जैसे पढ़े लिखे जो नेता हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आम आदमी पार्टी को कहीं स्पेस बनाना होता है तो उन लोगों का उपयोग किया जाता है। जैसे पार्टी की जगह बनेगी, कैडर बनेगा, नेता तैयार होंगे, संगठन बनेगा, फिर ऐसे चेहरों को ऑटोमेटिकली या तो साइडलाइन कर दिया जाता है या फिर ऐसा माहौल अंदर होता है कि वो खुद निकल के बाहर भाग जाते हैं। प्रयाग कुमार विश्वास जी को देखिए, योगेंद्र यादव जी को देखिए, पत्रकार साहब थे आशुतोष जी, उनको देखिए, कितने सारे थे। ये तो मैं एक नेशनल लेवल नेता की बात कर रहा हूँ, हर जगह लगभग ये देखने को मिलता है। तो क्या केजरीवाल जी बड़े चेहरों का उपयोग सिर्फ स्पेस बनाने के लिए करते हैं? देखिए, आज तक जितने भी लोग नेता, बड़े नेता पार्टी से बाहर हुए हैं वो किसी न किसी आरोप को लेकर के बाहर हुए हैं और कुछ नेता बाहर हुए हैं तो अपने किसी पर्सनल और पारिवारिक कारणों की वजह से बाहर हुए हैं। अदरवाइज पार्टी ने कभी भी किसी नेता के साथ ऐसा नहीं किया। आप मनीष जी को देख लीजिए, आप सत्येंद्र जी को देख लीजिए, वो भी पुराने नेता हैं। और राजस्थान में, गुजरात में, आपको पूरे इंडिया में कई ऐसे नेता मिल जाएंगे, लेकिन आज तक किसी भी नेता को किसी गलत कारण की वजह से पार्टी से बाहर नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी किसी बड़े चेहरे का दुरुपयोग नहीं किया। केजरीवाल जी खुद अपने आप में बड़ा चेहरा है, किसी और बड़े चेहरे को उपयोग करने की क्या जरूरत पड़ रही है। आम आदमी पार्टी पे एक आरोप ये भी लगता है कि सर वो डबल स्टैंडर्ड है कि जैसे केजरीवाल जी ने अपना करियर स्टार्ट किया उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी बात करते थे, फिर लालू यादव जी के साथ गलबैया करते नजर आए। तमाम सारी विपक्षी पार्टियों को मोदी जो एंटी मोदी मोर्चा है उसमें वो नजर आते थे। फिर उन्हें लगा कि शायद मोदी का डायरेक्ट विरोध करने से उन्हें लॉस होगा, उन्होंने अपना स्टैंड चेंज किया। फिर जब पंजाब का इलेक्शन आया तो ये बात भी सामने निकल करके आई कि वो कनाडा से उनको फंडिंग हो रही है। फिर जब पंजाब में सरकार बनी तो कितनी पुरानी जो मांग थी खालिस्तान की फिर से जोर पकड़ने लगी, हिंसा हमने सबने देखी। तो क्या आम आदमी पार्टी अलग कैमरे के सामने अलग और पीछे कमरे में अलग डबल स्टैंडर्ड है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, जहाँ तक खालिस्तानियों के समर्थन का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने जीरो टॉलरेंस ऑफ क्राइम एंड करप्शन के तहत आज पंजाब में अमृतपाल को गिरफ्तार किया और ये साबित कर दिया कि हम लोग खालिस्तानी समर्थक नहीं हैं। और ना ही विपक्षी पार्टी के पास में किसी तरह के सबूत हैं कि हम लोगों ने खालिस्तानियों से कोई फंड लिया है। बीजेपी और कांग्रेस केवल और केवल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बदनाम करने के लिए आरोप प्रत्यारोप समय समय पर लगाते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई सबूत आज की तारीख में मौजूद नहीं है। अच्छा सर, केजरीवाल जी की जो पॉलिटिक्स करने की जो रणनीति है, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, ये फ्री, रोडवेज में किराया फ्री, यूनिट बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, मतलब फ्री बीज स्कीम चलाते हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने का काम केजरीवाल जी करते हैं। क्या इकोनॉमिकली साउंड वीक होगा और ऐसे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे विश्वगुरु बनेगी? देखिए, केजरीवाल जी और हमारी आम आदमी पार्टी की एक फिलोसफी है कि दोज हु हैव लेस इन डेस्टिनी शुड हैव मोर इन लॉ। जी। तकदीर में जिनको कम मिला है, कानून के अंदर उनके पास ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी फिलॉसफी के तहत हमने बिजली, राशन, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं पब्लिक को वो मिलनी चाहिए और वही सरकार का काम होता है। और ये सब करने के बावजूद भी आज दिल्ली के अंदर हमने 7,000 प्लस करोड़ का बजट मुनाफे का पेश किया, जबकि पिछली सरकारें कुछ भी रेवड़ी नहीं बांटती थी, कुछ भी फ्रीवीज नहीं देती थी, उसके बावजूद भी उनका बजट है वो हमेशा घाटे का बजट रहता था। ये सब एक साफ नियत की सरकार होने से ही संभव हो सका है। जी। आम आदमी पार्टी राजस्थान में एंट्री कर रही है। गुजरात में उन्होंने चुनाव लड़ा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य था। राजस्थान में आम आदमी पार्टी अगर एंट्री करती है तो ना तो यहाँ तो कोई लीडर है, ना यहाँ पर संगठन है, तो और राजस्थान की तो परिपाटी रही कि जब भी तीसरा मोर्चा कोई पार्टी आई तो 1-2 विधायक जीते फिर खत्म हो गए। क्या आपको लगता है राजस्थान में स्पेस है और आम आदमी पार्टी क्या रणनीति के साथ राजस्थान में बढ़ेगी? शायद आपने आम आदमी पार्टी जिस तरीके से धरातल तक पहुंच चुकी है आपको पता नहीं होगा। जी। मैं आपको बताऊं, 25 अप्रैल को जयपुर के अंदर एक विशाल कार्यक्रम हुआ। हमारे माननीय संगठन मंत्री श्रीमान संदीप जी पाठक, प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय जी मिश्रा और हमारे प्रदेशाध्यक्ष नवीन जी पालीवाल जो कि कोटा से बिलोंग करते हैं, हमने 1000 कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई। ये कार्यकर्ता हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तक सारे कार्यकर्ता फिक्स हो चुके हैं और अब पार्टी ने गांव तक और बूथ लेवल तक कार्यकारिणी बनाने का निर्णय लिया है और अगले आगामी 20 दिनों के अंदर कम से कम 10,000 लोगों का एक सम्मेलन जयपुर के अंदर आयोजित होगा और उसके पश्चात
हम बूथ लेवल तक जाएंगे और चुनाव की नीचे के लेवल तक जा करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, ये भी आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई खास स्पेस है नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो एक वोट कटवा साबित होगी और इसका फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा। गुजरात के अंदर भी यही हुआ, कांग्रेस स्थिति कमज़ोर नहीं थी, लेकिन आपने 17 से 18% वोट कांग्रेस का बिगाड़ा और परिणाम यह हुआ कि बीजेपी 27 साल के शासन के बाद भी 150 क्रॉस कर गई। तो क्या राजस्थान में भी यही होने वाला है? आप अशोक गहलोत जी के वोट को काटेंगे और बीजेपी 150 क्रॉस कर जाएगी? आप शायद गलत फहमी में हैं। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि स्पेस नहीं है। हमने यहाँ की जनता जो है वो 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की जो नूरशाही चल रही है उसको समझ चुकी है और जनता जनार्दन है वह बदलाव मांग रही है और तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी के खुले दिल से स्वागत कर रही है। हम लोग जहाँ पर भी समर्थन के लिए जा रहे हैं, मतदारों को लुभाने के लिए जा रहे हैं, तो मतदान खुले दिल से हमारा स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारा संगठन तेजी से बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि आगामी समय में आम आदमी पार्टी 200 विधानसभा सीटों पर बड़ी प्रचंड जीत हासिल करेगी और चमत्कारिक अनुभव रहेगा आपका वोटिंग के रिजल्ट के दिन। जी, अपनी पार्टी ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ेगी और आप किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? ये तो आपने खैर बताया कि आपका संगठन बूथ लेवल तक आप लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान के ऐसे क्या मुद्दे हैं जिस पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? राजस्थान की जनता को ऐसे क्या वादे करना चाहती है? क्या वही दिल्ली वाला फ्री बीज मॉडल यहाँ पेश होगा? देखिए, पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि हम किस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, हम परंपरागत पार्टियों की तरह परंपरागत जो जाति और धर्म के नाम पर वोट लड़ते हैं, हम उसको लेकर के वोट उस विषय को लेकर के मतदारों के बीच में नहीं जाएंगे। जी, हम लड़ेंगे तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए, हम लड़ेंगे तो बेहतर शिक्षा के लिए, हम लड़ेंगे तो महंगाई दूर करने के लिए, हम लड़ेंगे तो महिला सुरक्षा को लेकर के, और हम लड़ेंगे तो बेहतर गवर्नेंस के लिए, जो कि आज तक किसी पार्टी ने इसकी बात नहीं करी है। और आपको भी पता होगा कि जिस तरीके से अरविंद जी केजरीवाल सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक को स्कूल में जाकर के बैठने के लिए केजरीवाल जी की विचारधारा ने ही मजबूर कर दिया है। तो आप ये परिणाम देख रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम में भी आप देखेंगे और आप मेरे से आगे बात करेंगे। आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होगा? सचिन पायलट साहब को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने तो ऑफर ठुकरा दिया। कौन होगा सीएम चेहरा? कोई पार्टी फैसला? पहली बात तो मेरे लिए ये आश्चर्य की बात है कि सचिन पायलट जी को सीएम का ऑफर दिया गया और उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता कि पार्टी ने कब ऑफर दिया और कब ठुकराया। तो ये तो देखो, राजनीतिक गलियारों में ये सब चर्चाएं होती रहती हैं, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जहाँ तक सीएम चेहरे का सवाल है, गुजरात के अंदर भी जैसा आपने देखा, पार्टी का एक आंतरिक सिस्टम है जिसके अंदर पार्टी एक सर्वे कराती है और सर्वे के अंदर जो चेहरा उभर के आता है, जनता जिसे सबसे ज़्यादा चाहती है, उसी व्यक्ति को सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है। इसी तरह राजस्थान में भी वो सिस्टम काम कर रहा है और आने वाले समय में केवल अकेली यही पार्टी रहेगी जो सीएम का चेहरा चुनावों से ठीक पहले डिक्लेयर करके दिखाएगी। बाकी अन्य पार्टियों ने गुजरात में भी नहीं किया था और राजस्थान में भी नहीं कर पाएंगी, ये मेरा दावा है। लेकिन जो भी कोई चेहरा होगा वो राजस्थान का ही कोई लोकल व्यक्ति होगा। जी सर, अरविंद केजरीवाल जी जब 2015 में इलेक्शन जीते, उसके बाद उन्होंने एक रणनीति चेंज की कि सीधा पीएम पर अटैक नहीं करना है। उनको केवल दिल्ली की पॉलिटिक्स पर उन्होंने ध्यान दिया, 5 साल गवर्नेंस पूरी की, फिर अगले 5 साल में फिर रिपीट हुए। अब वो अपने आप को नेशनल लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं और पार्टी को अभी हाल ही में, आपको इसके लिए एक बार बधाई भी देना चाहूँगा कि अभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। केजरीवाल जी को अब ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर अब नेशनल लेवल पे अपने आप को स्प्रेड करना है तो सीधी टक्कर नरेंद्र मोदी से लेनी होगी। अब नरेंद्र मोदी पर वो खुल करके अटैक करते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ पीएम उनको बोलते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करना आपकी नज़र से ठीक है? और क्या नरेंद्र मोदी पर इस प्रकार का हमला करने से आम आदमी पार्टी अपना स्पेस बना पाएगी? देखिए, हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी केजरीवाल के लिए नरेंद्र मोदी कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो उनको पर्सनली अटैक करना पड़े। और रही बात विधानसभा के अंदर, उन्होंने अभी एक कहानी सुनाई थी, चौथी पास राजा। अब इत्तेफाक से उस चौथी पास राजा की कहानी का जो वृत्तांत था, वो सारा वृत्तांत है वो किसी व्यक्ति के साथ जनता मेल मिलाप करे या किसी पार्टी के लोग हैं उसके साथ मेल खाता हो और उसके साथ तुलना करे, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। एक सवाल आपके केजरीवाल जी पे और बनता है। आप कहते हैं कि केजरीवाल जी बड़े ईमानदार आदमी हैं। सबसे पहले जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, नहीं भैया हम राजनीति नहीं करेंगे। फिर उन्होंने राजनीति करी। फिर उस समय वो एक ब्लू कलर की वैगनर लेकर घूमते थे। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी वाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा। फिर वो गाड़ी तो अब नज़र आती नहीं है। और फिर उन्होंने कहा था बंगला नहीं लेंगे। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे, आज ही देखा होगा आपने, नेशनल मीडिया पे कवरेज हो रही, 45 करोड़ का बंगला उन्होंने बनवाया है और मार्बल वियतनाम से आया है। तो इतना आलीशान महल अपने लिए बनवा रहे हैं,
और आप कह रहे हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि बड़े ईमानदार आदमी हैं। ये कैसी ईमानदारी? बड़ी विडंबना है इस देश की। जी। जब केजरीवाल जी अपने लिए 1 रुपया खर्च करते हैं जी। तो विपक्षी दलों को बहुत ही नाराज़गी हो जाती है और उपेक्षा का शिकार होते हैं। जी। और जब वही विपक्षी दल अपने लिए 150 करोड़, 170 करोड़ और इवन अपने पार्टी के लिए 1800 करोड़ तक का भवन बनवा देते हैं, जी। तब जनता के बीच में कोई भी मीडिया का चैनल भी इस बात को नहीं उठाता है। जी। केजरीवाल जी ने सीएमओ हाउस है, जी। सीएमओ हाउस में अलग अलग तरह के ऑफिस होते हैं। जी। सीएम हाउस में अलग अलग तरह के कार्यालय होते हैं। जी। उन सारे कार्यालयों को मिला के अगर 45 करोड़ का खर्चा किया है और दिल्ली में जिस जगह पे वो कार्यालय स्थित है वहाँ पर किया है, तो आई थिंक इस विषय को इतना बड़ा मुद्दा बनाने जैसा मुझे लग नहीं रहा है। और विपक्ष को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो इस तरह के मुद्दे हैं वो जानबूझकर क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे पहले उनसे सवाल ये है कि 2013 में मोदी जी ने 170 करोड़ का भवन जब गुजरात में बनाया था, तब मीडिया कहाँ गई थी और तब विपक्षी दल कहाँ गए थे? जी सर, उदयपुर की राजनीति पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर गढ़ है। गुलाब चंद कटारिया जैसे दिग्गज नेता यहाँ पर थे। अब उनके यहाँ से असम जाने से यहाँ पर स्पेस खाली हुआ है। आम आदमी पार्टी अगर उदयपुर में एंट्री करती है तो क्या उदयपुर के लोकल मुद्दे हैं जिस पे वो काम करना चाहेगी? उदयपुर के मुद्दों की बात करें तो भरमार है मेरे पास। जी। सबसे पहला मुद्दा उदयपुर में रोड ट्रैफिक को लेकर के है। जी। रोड ट्रैफिक को लेकर के कोई मजबूत और पुख्ता इंतजाम नहीं है। जी। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब कह रहे थे कि हम मानसी वाकल का पानी है उदयपुर लाएंगे और पेयजल अच्छा देंगे। आज भी साफ़ पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी। इसके अलावा आयड को उन्होंने वेनिस बनाने का सपना कब से दिखा रखा है, लेकिन आज तक आयड है वो एक गंदा नाला बन के रहा हुआ है, जो आप मेरे साथ चल के देख सकते हैं। जी। इसके अलावा नगर निगम भी भ्रष्टाचार से भरा पड़ा हुआ है। जी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ के निवासी परेशान हैं और निश्चित रूप से ही आम आदमी पार्टी अगर आती है तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम देगी और एक अच्छा स्वच्छ उदयपुर और स्वस्थ उदयपुर का निर्माण करके आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। जी। 2023 के चुनाव में राजीव जी पंड्या क्या उदयपुर शहर की सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, और अगर होंगे तो किस रणनीति के साथ आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी पार्टी हर लेवल पर सर्वे कराती है। जी। पहली बात तो मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ तो एक कार्यकर्ता के तौर पे जुड़ा हूँ और आज आपसे बात भी कर रहा हूँ तो एक कार्यकर्ता के तौर पे कर रहा हूँ। जी। और पार्टी जब भी चुनाव के समय में प्रत्याशी उतारेगी तो एक सर्वे के मार्फत ही उतारेगी। उदयपुर शहर के अंदर पब्लिक के बीच में एक सर्वे कराया जाएगा और पब्लिक जिसको भी अपना नेता मानेगी उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर उदयपुर की जनता को कोई मैसेज देना हो तो क्या देंगे? मैं उदयपुर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपने आज़ादी के 75 वर्षों तक बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों को बारी बारी से चुन करके और प्रदेश की गद्दी सौंपी है। इस बार अरविंद जी केजरीवाल जैसा मजबूत विकल्प आप सभी के समक्ष मौजूद है। एक ऐसा आदमी जिसने हर राज्य में हर जिले के अंदर जाकर के ये बोला है कि अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो आने वाले 5 साल के बाद मुझे वोट मत देना। आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नेता नहीं देखा होगा जो सामने से आकर के ये बोलता है अगर मैं काम नहीं करूँ तो मुझे वोट मत देना। और ये काम की राजनीति, परिवर्तन की राजनीति और बदलाव की राजनीति अगर किसी ने करी है तो केवल और केवल अरविंद जी केजरीवाल ने करी है। दिल्ली मॉडल आप देख सकते हैं, आप पंजाब मॉडल देख सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद जी केजरीवाल ने 3 बार सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश का सारा सिस्टम वहां लगा दिया, अपनी सारी ताकत वहां लगा दी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की सीट से उनको हिला नहीं पा रहे। और हाल ही में हुए मेयर के चुनाव को देख लो, वहां पर भी हमने मेयर का चुनाव जीत के दिखाया। इससे यह साबित होता है कि जनता के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई उभर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी जी से भी ऊपर उठ रहा है, तो वो केवल और केवल अरविंद जी केजरीवाल हैं। तो मैं उदयपुर की जनता से भी अपील करूंगा कि अगर आप उदयपुर को खूबसूरत शहर और विश्व का सबसे अच्छा शहर बनाना चाहते हो, उदयपुर शहर भी विश्व में सबसे सुहाना शहर साबित हो सकता है, लेकिन केवल और केवल एक साफ नीयत की सरकार की जरूरत है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की जरूरत है, अच्छे शिक्षक और अच्छे शिक्षालयों वाले सरकार की जरूरत है, अच्छे चिकित्सालयों वाली सरकार की जरूरत है। और ये सारे काम महंगाई मुक्त सरकार जो है वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल ही दे सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप एक बार, केवल और केवल एक बार अरविंद जी केजरीवाल को वोट दे करके, झाड़ू के बटन पर दबा करके इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं और एक नवीन उदयपुर का और नवीन राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दें। आज हम थे उदयपुर शहर विधानसभा सीट पे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधा मुकाबला होता आया है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष रहे और राजस्थान के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया यहाँ से सिटिंग विधायक थे, लेकिन अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने असम का राज्यपाल बनाकर यहाँ से हटा दिया है।
गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद उदयपुर की लड़ाई पहले भी दिलचस्प हो जाती है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी इसमें एंट्री कर चुकी है और उनके एंट्री होने से क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा राजस्थान के अंदर। आम आदमी पार्टी की एंट्री से किसे नफ़ा होगा, किसे नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की कवरेज ऐसे ही चलती रहेगी। आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता और उदयपुर शहर सीट से आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाले आदरणीय राजीव जी पंड्या साहब। पंड्या साहब, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी शुभकामना है आपको, आपकी पार्टी को, कि आप राजनीति में स्पेस बनाएं और जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार ऐसे ही उठाते रहें। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको। निश्चित रूप से आपका और जनता का साथ रहा तो हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे उदयपुर की जनता के बीच। जी सर। पंड्या साहब, हमारे दर्शकों के लिए एक निवेदन आप कर दीजिए कि इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल के साथ में जुड़ें और इसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जी सर। 2023 चुनाव की कवरेज लगातार आपको मिलती रहेगी, बना रहिए हमारे साथ। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना और चैनल को करें सब्सक्राइब। देखते रहे खबर आप तक शो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।